So, good morning to everybody. Today our topic is sampling, the last topic in second unit. So, problems in the use of secondary data. This was the last lecture. Non-availability of appropriate data. Correct information जो आप देख रहे हैं कभी कभी वो मिलता नहीं. Reliability and authenticity. कितनी पर्यंत ये सच हो सकता है. कभी कभी this secondary data may not be reliable. आपको पता है आपको गांव में ये चीज नहीं है लेकिन सेंसस डेटा में दिया है ये है करके, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम ऑफ ऑथेंटिसिटी, सम टाइम आउटडेटेड. ये देखो 10 साल पुराना है जो डेटा, सेकेंडरी डेटा जो है मोस्टली इट इज आउटडेटेड, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलता नहीं है. कॉपीराइट एंड प्लेजरिज्म. सेकेंडरी डेटा यूज करने के लिए आपको परमिशन चाहिए, आपको एक्नॉलेज करना है कहां से मिला है ये डेटा, कहां से, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस. आपको रेफरेंस देना जरूरी है. मिसलीडिंग एनालिसिस एंड कंक्लूजन. कभी कभी उसमें एनालिसिस में, विश्लेषण में आपको गलत कंक्लूजन निकल सकते हैं. इसको मैं एग्जाम्पल देता हूं. मुंबई और दिल्ली एक स्टैटिस्टिक्स वैसे एग्जाम्पल है, ओके, ये सच नहीं है, सच भी हो सकता है. वैसे न्यूज़पेपर में एक article, Delhi, the crime capital of India, this many rape, this many violent, this many crimes are committed in Delhi. Mumbai, the safest city in India, lowest crime reported. ओके, ये डेटा है. एक डेटा उन्होंने दिया है एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिसर्च ब्यूरो का स्टैटिस्टिक्स ऐसे निकालकर न्यूज़पेपर में ऐसा टाइटल में दिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्राइम्स आर रिपोर्टेड इन दिल्ली, दिल्ली इज द क्राइम कैपिटल. मिनिमम नंबर ऑफ क्राइम्स आर रिपोर्टेड फ्रॉम मुंबई, मुंबई इज द सेफेस्ट स्पॉट. लेकिन सेम डेटा निकालकर दूसरा न्यूज़पेपर में दिया है, दिल्ली पुलिस द बेस्ट, most efficient police force in India. They don't leave any crime unnoticed. All the criminals are caught and highest number of crime tracking. Mumbai is the worst because so much crimes are committed but police is very inactive, no crime is reported. See, the same data, how two different conclusions, misleading analysis, misleading conclusion. Is that clear? ये secondary data में ऐसा हो सकता है. Same data है लेकिन उसमें अलग अलग conclusion लोग निकल रहे हैं, अलग अलग विश्लेषण कर रहे हैं. So this is problem in the use of secondary data. Now, sampling, universe, population, sample, rationale of sampling, methods of sampling, probability and non-probability sampling, determination of sample size, sampling errors type 1, type 2. This is the syllabus. So we have 2 days, today and tomorrow, we will discuss on this topic. Okay? So let us go into detail. This is very important topic, sampling. आप जहां हम रिसर्च करते हो एक सैम्पलिंग करना जरूरी है. सैम्पलिंग का मतलब क्या है? इसमें 3 यूनिवर्स, पॉपुलेशन, सैम्पल. एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताता हूं. देखो एक एग्जाम्पल आपके सामने है. पॉपुलेशन एंड सैम्पल. सैम्पलिंग फ्रेम, दैट इज पॉपुलेशन. सैम्पलिंग यूनिट, इंडिविजुअल, फैमिली, ग्रुप, सैम्पल. ये देखो बड़ा एक बॉक्स है, उसमें 1 से कितना 50 तक या 1 से 100 तक बहुत सारे यूनिट्स होता है. अगर आपका क्लासरूम में देखो 105 लोग हैं, 100 से ऊपर लोग हैं. अगर मुझे कुछ स्टडी करना है, मुझे 10 लोगों की उसमें से चुनना है, 10 लोगों की चुनना है. मैंने ऐसे चुनना चाहता हूं सभी, एनीबडी कैन बी चॉइसन रैंडमली, एवरीबडी हैज इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड.
मैं ऐसे ऐसे सोचता नहीं हूं मुझे सिर्फ आउट ऑफ महाराष्ट्र की चाहिए, ऐसा क्राइटेरिया नहीं रखता हूं. Everybody has equal chance to be selected. So I select a few number of the people from the large number of population. So that is called sample. So sample is the selection. Sample is the selection. Selected representative of the whole group. That whole group is called universe. The whole group is called population. Vishwa. Lokasankhya. What I select, choose, that is called sample, namuna. This namuna should be the representative of this universe. Is that clear? So that is population and sample. Okay. जो आपको गांव का जितना भी फैमिली से, that is the universe. गांव का पूरा देखो 115 फैमिली से 200 250 300 फैमिली से हाउसहोल्ड है, that is the लोक संख्या, that is the population. उसमें से आपको स्टडी करने के लिए 40 फैमिली को चुनना है. वो 40 फैमिली को बोलते हैं सैंपल, नमूना. वो कैसे सेलेक्ट करते हो उसके लिए अलग अलग पद्धति है, हम वी विल स्टडी दैट. सो थोड़ा सा पॉपुलेशन, यूनिवर्स, सैंपल. पॉपुलेशन, the aggregation of people, subject from which a small group of subject is selected for the study. Universe, the aggregation of people, subject to which one wishes to generalize his or her research finding. Sample, a group of individual or group selected from the population for the study. Okay. Element is the basic unit of the study. Often the sampling unit and element coincide. They are one and the same. Sometimes sampling unit contains several elements, that is household. अब ये पॉपुलेशन और यूनिवर्स में ज्यादा फर्क नहीं है, फिर भी फर्क आपको बता सकते हैं. अगर आप गांव में स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑन फार्मर्स प्रॉब्लम, ये आपका फार्मर्स प्रॉब्लम इन बोलेगांव विलेज, ये गांव में का नाम ऐसे बता रहे. अगर वो गांव में जितने भी फार्मर्स है वो आपका पॉपुलेशन है, विश्व है, लोक संख्या है. चलो वहां 200 फार्मर्स है, दैट इज द पॉपुलेशन. इज दैट क्लियर? अब उसमें से आपको 60 लोगों को चुनना है, दैट इज कॉल्ड सैंपल, नमूना. अगर उसके बारे में आपने स्टडी किया, फार्मर्स को बहुत सारा समस्या है, ये क्या लॉकडाउन में उसका जो मार्केटिंग नहीं चल रही, मार्केट बंद पड़ा हुआ है, वो बहुत सारे नुकसान आप लिख रहे हैं. फिर आप इसको जनरलाइज करना चाहता हूं, ये लोहेगांव बोलेगांव का स्टडी, लेकिन ये स्टडी पूरा अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में यही सिचुएशन है, पूरा महाराष्ट्र स्टेट में यही सिचुएशन है, ऑल ओवर इंडिया में सारे फार्मर्स को यही सिचुएशन है. ये ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर अहमदनगर, ऑल ओवर इंडिया, दैट इज द यूनिवर्स. बट दैट इज नॉट पॉपुलेशन. आपका पॉपुलेशन वो नहीं है. आपका पॉपुलेशन क्या था? लोहेगांव, आपका गांव का फार्मर्स था आपका पॉपुलेशन, उसमें से आपने चुना है. जिस पॉपुलेशन से आप नमूना निवड़ करते हो उसको पॉपुलेशन बोलते हैं. लेकिन जिसके बारे में आप स्टडी को जनरलाइज करना चाहते हो, दिस फाइंडिंग्स आर वैलिड, रेलेवेंट, कैन बी जनरलाइज्ड, that is universe. So universe can be more than the population. It can be entire Ahmednagar district. It can be total Maharashtra. It can be all over India. That way you may generalize. You may relate your findings to a larger unit than population. That is called universe. So universe is larger than population. So that distinction is made, but not always required. You need not generalize your findings. If you want to generalize, you can relate to some universe like district population, state population, national population. So those populations are called universe. Strictly your studies from Bolegaon, गांव में जितना farmers है, that is the population. वो universe नहीं है, that is population. So that is the difference between पॉपुलेशन एंड यूनिवर्स. समझ में आ गया ये दोनों का फर्क? यस और नो? कैन यू हियर मी?
Yes, sir. Yes. Yes, sir. Now, sampling frame, list of all the sampling unit, sample unit of the study, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था. Rational of sample, sample क्यों कर रहे हो? क्यों छोटा नंबर को चुनते हो? Less expensive, टाइम लेंथ, टाइमलीनेस, जल्दी कंप्लीट कर सकते स्टडी. बहुत मोटा पॉपुलेशन, गांव बहुत मोटा है, सभी के पास जाकर स्टडी नहीं कर सकते हैं. इनएक्सेसिबिलिटी, कभी ये गांव का कुछ वाड़ी बस्ती बहुत दूर है. एक्यूरेसी, अगर छोटा नंबर लिया तो थोड़ा एक्यूरेसी ज्यादा होता है. सो दिस इज द रीजन. सैम नमूना निवड क्यों करते हो, उसका रीजन इधर लिखा है. यूनिवर्स के बारे में फिर बताइए सर. संतोष, आपका गांव का नाम बताइए. संतोष, संतोष, यस, वडगांव गांव. आपका गांव के बारे में स्टडी करते हो. स्टडी ऑन अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ वडगांव गांव. ओके, अगर आपका गांव में 150 अनएम्प्लॉयड यूथ है, आपका गांव का 150 लोगों को बोलते हैं पॉपुलेशन. ओके, आपने स्टडी किया है. अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ लेजीनेस ऑफ द पीपल. काम तो बहुत है, एमजी नरेगा के अंदर काम है, लेकिन वहां जाकर उन्होंने एनरोल नहीं करते क्योंकि वो अनस्किल्ड काम है. ये काम करने की तैयारी नहीं है. ये काम करने की तैयारी नहीं है, इसलिए लोग अनएम्प्लॉयड होगा. ये आपका फाइंडिंग्स है. ओके, आप सोच रहे हो ये फाइंडिंग्स मेरा गांव के लिए सही है, लेकिन ये फाइंडिंग पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए सही होगा क्या? नहीं. अगर डिस्ट्रिक्ट के लिए सही होगा आप बताना चाहते हो, और डिस्ट्रिक्ट में जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको बोलते हैं यूनिवर्स. लेकिन आप पूरा ये डिस्ट्रिक्ट का यूनिवर्स सेलेक्ट नहीं किया है, आप सिर्फ आपका गांव को स्टडी किया. आपका गांव है पॉपुलेशन, लेकिन डिस्ट्रिक्ट है यूनिवर्स. समझ में आ गया संतोष? डिस्ट्रिक्ट में कितना अनएम्प्लॉयड यूथ है वो सब यूनिवर्स बोलते हैं. ओके, अगर आप बताते हैं पूरा स्टेट में भी ये सही होता है, स्टेट भी यूनिवर्स हो सकता है. आप ये भी बोल सकते हैं पूरा देश में भी सच है, देश भी आपका यूनिवर्स हो सकता है, लेकिन आपको पॉपुलेशन नहीं, पॉपुलेशन आपका गांव का ही लोग है. ओके, यस संतोष, थैंक्स फॉर योर क्वेश्चन. ओके, सो रैशनल मैंने आपको बताया. रीजन क्यों सैम्पलिंग चुनना है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपल, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव. पूरा लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहिए, एडिक्वेट होना चाहिए. गुड सैंपल क्या है? Now, probability, methods of sampling. This is another very important topic. There are two types of sampling. Okay. One is probability sampling, that is संभाव्यता नमूना निवड पद्धति. Okay. इसका मतलब है everybody, one can specify for each element of the population the relative likelihood that it will be included in the sample. It relies on a random selection of the elements. It is used in the case of finite population. अगर ये वडगांव गांव का अनएम्प्लॉयड लोगों का नाम बता, आपको पता है आपका गांव में कितना अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसका लिस्ट आपके पास है. आपने वो शायद आपका वोटर्स लिस्ट से सारे यूथ का लिस्ट में आपने लिख दिया एक कागज में. पता चला 250 लोग हैं, उसमें से 100 लोग काम कर रहे हैं, उसको कुछ नौकरी है, कुछ सर्विस है, काम कर रहे, बिजनेस कर रहे. 150 लोग कुछ काम नहीं करते. ये 150 लोगों का नाम आपने लिख दिया लिस्ट में, लिस्ट बनाया. इसको बोलते हैं फाइनाइट पॉपुलेशन. फाइनाइट मीन्स लिमिट है. आपको पता है, सबको पता है, लिस्ट अवेलेबल है. अगर आपके पास लिस्ट अवेलेबल है, फिर आपको प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग यूज करना है. संभाव्यता का मतलब क्या है? अब ये 150 लोगों से 50 लोगों को कैसे चुनेंगे? आपने सभी का नाम अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया. फिर आप देखते इसमें से 1/3 मुझे लेना है, 1/3 मुझे लेना है.
एवरी थर्ड मेंबर को आप सेलेक्ट किया, फर्स्ट नंबर को लिया 1+3, 4 नंबर को चुन लिया 4+3, 7 को चुन लिया 7+4, 7+3 10 चुन लिया, 10+3 13, ऐसा एवरी थर्ड मेंबर, दो छोड़कर तीसरा मेंबर को आपने सर्वे के लिए, रिसर्च के लिए चुन लिया। दिस इज कॉल्ड रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक रैंडम सिलेक्शन, systematic random sampling. Is that clear? ये संभावित नमूना निवड पद्धति। अगर आप सोच रहे इतना हम तो गिन के क्यों बैठूंगा, मैं 150 लोगों का नाम एक छोटा छोटा कागज में लिखकर एक बकेट में डाल देता, एक बकेट में, फिर उसमें से 50 लोगों को मैंने वैसे पूरा मिक्स करके 50, लॉटरी पद्धति बोलते हैं इसको, लॉटरी, सिंपल रैंडम सैंपलिंग, बेस्ट मेथड फॉर सैंपलिंग, ये बेस्ट मेथड है। सबका नाम लिखो, बकेट में डालो, लॉटरी पद्धति से उसमें से 50 लोगों को चुनकर रखो आपका टेबल पर, फिर 50 लोग हो गया, देखो मेरा सैंपल तैयार। बिकॉज एवरीबडी गेट इक्वल चांस टू बी सेलेक्टेड इन द सैंपल। Is that clear? लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? फाइनाइट पॉपुलेशन का नंबर फिक्स्ड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना लोग है अनएम्प्लॉयड। ओके, इज दैट क्लियर? प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? मैंने उसमें से 2 तरीका बताया, सिस्टमैटिक एंड सिंपल रैंडम। ओके, नॉन प्रोबेबिलिटी क्या है? नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या है? In which it is not possible to specify for each element of the population the relative likelihood that it will be included in the sample. Random selection of element is not necessary. It is used in the case of infinite population, infinite population. अगर मेरा स्टडी ऐसा है, all the people who are drug users, substance abusers, alcoholics, स्मोकिंग पॉपुलेशन, संतोष से बताइए आपके गांव में कितना लोग स्मोकिंग करते हैं? आपके पास कोई लिस्ट अवेलेबल है क्या? बहुत सारे चुपचाप स्मोकिंग करते हैं, किसी बोलना नहीं चाहता हूं मैं स्मोकर हूं, मेरा नाम ले लो। कोई बोलोगे? कोई बोलेगा ऐसा? नो सर, नो लिस्ट इज अवेलेबल। ऐसा लिस्ट मिलना इम्पॉसिबल है। दारू पीने वालों का लिस्ट, स्मोकिंग करने वालों का लिस्ट, HIV इन्फेक्टेड लोगों का लिस्ट मिलना आसान नहीं है। कोविड तो मिल सकते हैं, तो इतना पॉपुलर हो गया, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, लेकिन इसके बारे में सोशल वर्क स्टडी करते हैं, हम उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं। We want to study such people who are invisible universe, invisible population, उनके बारे में आप स्टडी करना चाहते हो। फिर उसके लिए आपको कोई भी सिलेक्शन करना मुश्किल होता है। लिस्ट से आपको रैंडमली या सिस्टमैटिकली कोई सिलेक्शन नहीं कर सकते, फिर आपको गैर संभावित नमूना निवड पद्धति वापरना है। यू हैव टू यूज नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। ओके, ऐसे चुपने वाला, ऐसे इंफिनिट पॉपुलेशन, इसको बोलते हैं इंफिनिट पॉपुलेशन। किसी को पता नहीं है कि लोग कितना होगा, इसलिए आप कैसे, उसमें ही बहुत सारे तरीका यूज कर, लेकिन आपको स्टडी करना है, आपको स्टडी का सब्जेक्ट ऐसा है। मैं याद कर 2-3 साल पहले मेल सेक्स, what to say, मेल टू मेल सेक्स, ऐसा लोगों की स्टडी किया है CSRD में, अहमदनगर सिटी में, मेल सेक्स वर्कर्स। अब फीमेल सेक्स वर्कर्स सबको पता है सेक्स वर्कर्स, लेकिन मेल ऐसा लोग तो इनविजिबल होता है, कोई पता नहीं ऐसा कोई लोग है क्या। लेकिन उन्होंने कोशिश किया है, एक व्यक्ति को मिला, उससे दोस्ती कर लिया, उसको चाय पिलाया, बताया तुम्हारा दोस्त लोग कहाँ रहते हैं, मैं उससे मदद करना चाहता हूँ। ऐसा उन्होंने दोस्तों के
ऐसा स्नोबॉल सैंपलिंग यूज किया, स्नोबॉल एक को मिला, उसका दोस्त को मिला, उसका दोस्त को मिला, उसका दोस्त को मिला, ऐसे 50 लोगों को उन्होंने संभव उस नखाले में काम करते थे। उनके पास ऐसा प्रोजेक्ट है, ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे लोगों को मदद करना, HIV का प्रोजेक्ट उनके पास है, मेल सेक्स वर्कर्स का। सो वो लोगों का लिस्ट कभी मिलता नहीं, फिर उन लोगों के साथ आपको गैर संभावित नमूना निवड़ पद्धति यूज करना है। उसमें भी अलग अलग तरीका है। सोइस्कार पद्धति हम बोलते हैं, सोइस्कार कन्वीनियंट सैम्पलिंग। आपका मर्जी से आप सैम्पलिंग करते हो, या एक्सीडेंटल सैम्पलिंग जो आपको सामने आ गया, आप एक हॉस्पिटल में खड़ा हो गया, हॉस्पिटल में लोग आते हैं, STD क्लिनिक में, HIV क्लिनिक में, ABTC सेंटर में, फिर उनको बात करते हैं, आप मेरा स्टडी का सब्जेक्ट बनोगे, मेरा MSW के लिए मुझे छोटा सा रिसर्च करना है HIV इन्फेक्टेड लोगों के लिए। वैसे एक्सीडेंटल सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग, अलग अलग नाम बोलते हो, एक ही जैसा सैम्पलिंग है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, गैर संभावित नमूना निवड़ पद्धति। इज दैट क्लियर? ये समझ में आ गया? प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सब डिफरेंस क्या है, ये कब यूज करते हैं? इज दैट क्लियर? यस। नाउ टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, 4 प्रकार ज्यादातर हम यूज करते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया। अगर आपको बताता है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सैम्पलिंग, आपको ये दोनों चीज बताना है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये कब यूज करते हो वो भी आपको बताना है, उसका कारण क्या है ये आपको बताना है। उसमें सब टाइप है, मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, बट दिस इज ऑल सिमिलर टाइप। सिंपल रैंडम, उसका नाम है लॉटरी पद्धति। मैंने आपको बताया ना, बकेट में सबका नाम डाल दो, उसमें से चुनो, दैट इज कॉल्ड सिंपल रैंडम। सिस्टमैटिक रैंडम, अल्फाबेटिक ऑर्डर बनाओ, कुछ नंबर दे दो, उस नंबर से एवरी तीसरा नंबर, एवरी 14 नंबर, 10वीं नंबर आपको चुना है, उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक रैंडम। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग। स्ट्रैटिफाइड क्या है? अगर आपको स्टडी करना चाहते हो, आपका स्टडी में मेल और फीमेल, मैन और वुमेन को इक्वल नंबर देना चाहते हैं, फिर आप क्या करेंगे? सारे आपका अननंबर्ड यूथ, में संतोष का जो एग्जाम्पल में दे रहा हूं, वडगांव गढ़ में जितना अननंबर्ड यूथ है, उसका महिला कितना है, पुरुष कितना है, 2 लिस्ट बनाया। फिर हर लिस्ट में से आपने 25 लोग मेन लिया, 25 लोग फीमेल लिया, इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्योंकि आपको कंपेयर कर सकते हैं, तुलनात्मक स्टडी कर सकते हैं। अगर आप SC ST दोनों से आपको लेना है, फिर उन दोनों को स्ट्राटा में, स्ट्राटा मींस ग्रुप बनाया, क्लास बनाया, घट, फिर उसमें से आपने सेलेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है? अगर आपको गांव में 10 वार्ड होता है, सिटी अहमदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बहुत सारे वार्ड है, अगर आपको पूरा अहमदनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का स्टडी करना है, लेकिन कितना मोटा है, खेड़गांव से बोलेगांव तक, बहुत इधर से इधर भी कल्याण रोड, कितना भींगर तक, बहुत मोटा एरिया है, फिर उसमें से एक वार्ड आप चुनते हो, वार्ड एक क्लस्टर बनते हैं, वो पूरा वार्ड आपने ले लिया, उसको बोलते हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। अगर आपका वडगांव गांव में 4-5 बस्ती है, वार्डी है, दूर दूर रहते हैं, उसमें से आप सिर्फ सेंटर को ले लिया, वो क्लस्टर बोलते हैं, ग्रुप को ले लिया, बताता है दिस रिप्रेजेंट द एंटायर विलेज, दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। ये ज्यादातर हम यूज नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी आपको यूज करना है। अगर लॉकडाउन आ गया, आपको दूर जाना मुश्किल है, आपका सीनियर्स क्लस्टर सैम्पलिंग यूज किया है। ओके, नाउ सिंपल रैंडम मैंने एक्सप्लेन किया, स्ट्रैटिफाइड एक्सप्लेन किया, स्ट्रैटिफाइड, प्रोपोर्शनेट, डिस्प्रोपोर्शनेट। स्ट्रैटिफाइड में 2 प्रकार होता है, ये एग्जाम्पल में बताता हूं, प्रोपोर्शन और डिस्प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है, डिस्प्रोपोर्शन क्या है? अगर
आपका गांव में, ये इधर का जो एग्जाम्पल छोड़ दो, प्रोपोर्शनल डिस्प्रोपोर्शनल को मैंने बहुत अच्छा एग्जाम्पल संतोष का जो गांव के ले रहा हूं। वडगांव गार्ड में अनएम्प्लॉयड यूथ का लिस्ट आपने बनाया, फिर उसमें पता चल गया महिलाएं सिर्फ 50 महिला को लिस्ट मिला, लेकिन ये जो पुरुष है 100 पुरुष मिल गया। बॉयज, unemployed young boys are 100, but unemployed girls are only 50. 50 girls, 100 boys. Okay. आपको स्टडी के लिए कितना चाहिए? दोनों मिलकर 50 चाहिए। अगर आप बता रहे मैंने प्रोपोर्शनेट करना चाहता हूं, प्रोपोर्शन का मतलब क्या है? महिला कितना है? 50 है, पुरुष कितना है? 100 है। अगर मुझे प्रोपोर्शन, मेरा सैंपल में ज्यादा लोग पुरुष होगा, 35 लोग पुरुष को लेंगे, 15 लोग महिलाओं के लिए, क्योंकि महिलाओं का नंबर कम है। 1/3 टोटल 150 में 50 लोग महिला है, मेरा स्टडी में सिर्फ 15 लोगों को लेंगे। प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, दैट इज प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। समझ में आ गया? आपको 50 लोगों को लेना है, उसमें से 35 लिया पुरुषों के, क्योंकि पुरुष का यूनिवर्स में पुरुष का प्रोपोर्शन ज्यादा है, इसलिए आपका सैंपल में भी प्रोपोर्शन ज्यादा है। इज दैट क्लियर? दिस इज प्रोपोर्शनेट सैंपलिंग। महिला यूनिवर्स में कम है, इसलिए आपको सैंपल में भी कम है। यूनिवर्स में ज्यादा है, सैंपल में भी ज्यादा है। यूनिवर्स में कम है, आपको सैंपल में कम है। इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ये समझ में आ गया? प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। अब डिस्प्रोपोर्शनेट में क्या है? महिला 50 है, पुरुष 100 है, लेकिन मेरा स्टडी में मैं दोनों को इक्वली नंबर लेने वाला हूं। 25 महिलाओं को लिया, 25 पुरुष को लिया। मैं कंसिडर नहीं करता हूं यूनिवर्स में कितना प्रोपोर्शन है। इसको बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शन। डिस्प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन नहीं है, डिस्प्रोपोर्शनेट स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। आपका सैंपल में इक्वल वेटेज दिया है, महिला और पुरुष को इक्वल वेटेज दिया, दोनों 25-25 लिया, लेकिन यूनिवर्स में वो 25-25 नहीं है। यूनिवर्स में महिलाओं का नंबर कम है, पुरुष का नंबर ज्यादा है, लेकिन आपका स्टडी में आपने दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन दिया, दैट इज डिस्प्रोपोर्शन। आपका स्टडी में इक्वल है, लेकिन यूनिवर्स में डिस्प्रोपोर्शन है। इस तरह क्लियर? समझ में आ गया? प्रोपोर्शनल डिस्प्रोपोर्शनल स्ट्रैटिफाइड सैंपलिंग। ओके, इसके एग्जाम्पल में अब स्किप कर लेता हूं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। क्लस्टर सैंपलिंग में आपको बता दिया। क्लस्टर सैंपलिंग ये कुछ statistical procedure, this is not important for you. Now this is important. Types of non-probability sampling. जैसे आपको types of probability sampling बताया मैंने आपको, simple, systematic, cluster sampling, then stratified sampling. Okay. जैसे non-probability में भी अलग अलग प्रकार है, 4 प्रकार होता है। एक्सीडेंटल और सोइस्कर पद्धति, एक्सीडेंटल, कोटा सैंपलिंग, पर्पसिव, जजमेंटल सैंपलिंग, स्नोबॉल सैंपलिंग। ये 4 पॉइंट क्या है? एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस में क्या है? अगर आपको स्टडी करना है अनएम्प्लॉयड यूथ को, ये एग्जाम्पल मैं लेने वाला हूं, वडगांव गार्ड में अनएम्प्लॉयड यूथ, आपके पास इतना टाइम ही नहीं है जाकर उसका लिस्ट बनाना, रैंडम सैंपलिंग करना। आपको एक हफ्ते में सर्वे करके स्टडी करके टाइम बहुत हो गया, सर पूछ रहे जल्दी करो। फिर आपने क्या करेंगे? आप रास्ते में जाएंगे, जो पहले ये यूथ को मिला, आप पूछे आप काम करते हैं क्या? नहीं, मुझे कुछ काम नहीं, चलो मुझे आपको स्टडी करना है। जो लोग एक्सीडेंटली आपके सामने आ गया, वो आपका सैंपल बन गया। एक्सीडेंटल सैंपल आज 5 लोगों को मिला, कल भी रास्ते में जाकर दूसरा रास्ते में जाकर खड़ा हो गया, वहां जो लोग आ गया उसको सैंपल कर दिया, नमूना बनाया, आपका 15 वहां से मिल गया। 3 दिन में आपका 50 का कोटा कंप्लीट हो गया। एक्सीडेंटल सैंपलिंग, इसको कन्वीनियंट भी बोलते हैं, क्योंकि आपके लिए कन्वीनियंट है, आपके नजदीक वालों के लिए। आपको दोस्त को बोले, फोन किया, अरे तुम मेरा सैंपल बनाओ, मेरे पास टाइम नहीं है,
ऐसे आपका सीनियर्स को रिसर्च को थोड़ा सा कन्वीनियंस पड़ता है, क्योंकि लॉकडाउन में बाहर जाना रिसर्च करना मुश्किल होता है। इसलिए अपना कन्वीनियंस में जो लोग मिलता है उसको स्टडी करते हैं, बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, सोयस्कार पद्धति, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। जो लोग आपके सामने आ गए वो एक्सीडेंटली आपका स्टडी का सब्जेक्ट बन गया। जो लोग मिला उसको स्टडी किया, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा ये कन्वीनियंस पद्धति, सोयस्कार पद्धति यूज करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में। कोटा सैम्पलिंग क्या है? आपको चाहिए 50, आप सैम्पलिंग करते रहेंगे, जब 50 पूरा हो जाएगा आप आपका सैम्पलिंग बंद कर देंगे। कोटा सैम्पलिंग पर्पस ही मतलब आपको स्टडी करना है ये अल्कोहलिक, वो गांव में जितना भी लोग हैं आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, वो शराब का दुकान के सामने खड़ा हो जाएंगे, फिर देखेंगे कौन कौन वो हमारे, उसको पर्सनली दोस्ती करेंगे, बताएंगे आप मेरे जगह स्टडी करना है, आप थोड़ा मदद कर लीजिए। सो आपके पर्पस के अनुसार, आपका पर्पस क्या है? स्मोकिंग पॉपुलेशन चाहिए, आपको पर्पस क्या है? अल्कोहलिक पॉपुलेशन, आपको पर्पस क्या है? एचआईवी इन्फेक्टेड पीपल, आपको पर्पस क्या है? कैंसर ग्रस्त महिला। ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ कर आप उसको स्टडी करेंगे। दैट इज पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। लास्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल का मतलब क्या है? ये स्नोबॉल का कंसेप्ट कैसे आ गया ये हमें समझना तो मुश्किल हो जाएगा। अब थोड़ा सोच लीजिए, आप कुल्लू मनाली गया है, कश्मीर में गया है, पूरा पहाड़ में पूरा स्नो, आइस बॉल, आप पहाड़ से ऊपर से एक आइस बोर्ड बनाया, आइस का एक छोटा सा बोर्ड बनाया, ऐसे नीचे डाल दिया, वो चलते चलते है ना नीचे आते वक्त उतना बड़ा बोर्ड बन जाएगा। आपने पहले छोटा क्रिकेट बॉल डाल दिया, नीचे आकर फुटबॉल हो गया। उतना रास्ते में जितना भी आइस वो पकड़ते हैं उसको स्टिकिंग होता है, और बॉल चलते चलते बड़ा होते रहते हैं। ये कंसेप्ट है स्नोबॉल। अगर आपको एक व्यक्ति मिल गया, सेक्स वर्कर, मेल सेक्स वर्कर, उससे कांटेक्ट में एलजीबीटी, उसके स्टडी, हमारे सीएसआरडी में बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में स्टडी किया है, एलजीबीटी कम्युनिटी का, ट्रांसजेंडर का। ये ओपनली आपके पास आते ही नहीं, एक तो दोस्ती कर लिया, उनका संगठन में चले गया, उनका दोस्त को मिलते हैं, दोस्त ये चेन, इसको बोलते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। ओके, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। एनी क्वेश्चंस? ये बाकी जो डिटर्मिनेशन और सैंपल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हमारा सिलेबस में एक टॉपिक बच गया है, दैट इज सैम्पलिंग एरर। ये मैं कल बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। ओके, आज मैंने सैम्पलिंग के बारे में बताया, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में बताया, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में बारे में बताया, इसका क्या फायदा है, क्यों प्रोबेबिलिटी है, क्यों नॉन प्रोबेबिलिटी है, ये सब मैं आपको बताया। रिव्यू क्वेश्चन कल दे दूंगा। एनी क्वेश्चंस? में हमारे पास 3 मिनट है आपके लिए, कल पूरा दिन है आपके लिए, मतलब कल रिव्यू लेने वाला है मैं, दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं लूंगा, सिर्फ ये सैम्पलिंग, सिर्फ ये सेकंड यूनिट के बारे में रिव्यू करने वाला हूं। कल ज्यादा सवाल आप पूछ सकते हैं, आज 1-2 सवाल पूछ लीजिए। Sir, will you please explain again about quota sampling? कोटा सैम्पलिंग क्या है? अभी देखो, यूनिवर्सिटी आपको एक कोटा बनाया है, आपका रिसर्च जो करेगा आपको मिनिमम कितना सैंपल चाहिए? 50 चाहिए। ये 50 का नंबर यूनिवर्सिटी ने दिया है, इसको बोलते हैं कोटा। ओके सर। अगर आपका गांव में 1000 लोग हैं, 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, आप उसको देखते नहीं, आपको सिर्फ आपका कोटा फिलअप करना है। कोटा क्या है? आपको 50 लोगों को सर्वे करना है, बस। ओरिजिनल स्टडी में ये ठीक नहीं होता है। अगर 100 लोग हैं, आपको कम से कम 150 लोगों का, 200 लोगों का स्टडी करना तो अच्छा लगता है, वो साइंटिफिक स्टडी होता है। लेकिन आपको उतना करने की जरूरत नहीं, यूनिवर्सिटी का कोटा है 50 कर दिया, बस हो गया। सैंपलिंग का फिक्स नंबर रखना, ये फिक्स नंबर कभी कभी सैंपल को नहीं होना चाहिए, लेकिन हम फिक्स नंबर कर दिया तो उसको बोलते हैं कोटा सैंपल। ओके, यस, with this we'll close today's session.